हाय हाय आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का। ये वन शॉट है, रिवीजन है। तो जो लोगों ने अच्छे से लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था उन लोगों को पूरा याद आ जाएगा। तो लॉज ऑफ मोशन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हमने पढ़े थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या था? बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन until and unless an external force is applied on it. कोणती वस्तू आपली जागा तोपर्यंत बदलत नाही जोपर्यंत आपण त्याच्यावरती एखादा फोर्स लावत नाही। तो यहां से हमको ये बात समझ में आई कि जो बॉडी है वो जैसी है वैसी ही रहना चाहिए। वो अपने अंदर चेंजेस को पसंद कर रही क्या? नहीं कर रही। यानी कि बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट और चेंज इन इट्स मोशन। तो बॉडी के इसी गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है ये हमको किसके बारे में बात कर रहा? तो स्पीक्स अबाउट इनर्शिया। ये हमें इनर्शिया के बारे में बात कर रहा। अब इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी due to which body opposes its motion. Inertia is provided by mass of a body. जिसका मास सबसे ज्यादा उसका इनर्शिया सबसे ज्यादा। ये इनर्शिया कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पास जो रहेगा वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, अब समझो हम बस के अंदर चल रहे, बस चल रही हमारी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आपने को जगह नहीं मिले पर खड़े हो रहे थे ना, डिगी 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 अपन भी चल रहे। जब अचानक बस का ड्राइवर ब्रेक मारता तो हम कहा जाते ऐसा आगे जाते। क्यों आगे गए? क्योंकि तेरे बॉडी को आदत हुई 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ड्राइवर ने मार के ब्रेक मारने के बाद तेरी बॉडी बोल रही मैं झुकेगा नहीं साला, मैं 50 से रही थी, 50 से आगे गई तो ती सामने एक धक्का, तिला 2 तोडे दिले मग तुझ्या, तो विषय वेगळा, बरोबर है। तो ये हुआ मेरे भाई इनर्शिया ऑफ मोशन। अब तीसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम चल रहे थे मान लीजिए ओपन गाड़ी में, एक अचानक घाट पे टर्न आया, हमने ऐसा राइट में टर्न मारे, अपने बाजू वाला नीचे गिर गया। तो जब अपन टर्न लेते था अपने पर फोर्स लगता नहीं लगता? तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण, क्यों? तेरी बॉडी बोल रही मुझे सीधा जाने का, ड्राइवर ने टर्न मारा राइट में, ये बोल रही मुझे सीधा जाने का। तो सीधा जाने क्या? सीधा जाने का, जाके सीधा गिर गई नीचे। दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमने पढ़े थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में किसके बारे में बता रहा है? इनर्शिया के बारे में बता रहा है। फिर हमारी बात होगी न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ देखो अब क्या होता कि मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है और ये बॉडी चल रही थी कुछ तभी वेलोसिटी v1 से। जब हम आए और इस बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स लगाए तो जाहिर सी बात है ये जो बॉडी है इसका वेलोसिटी बढ़ेगा और बढ़कर हो जाएगा v2। मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी और इसका फाइनल मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स लगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर है, अगर तुम देखेंगे P2 माइनस P1 करेंगे तो वो होगा m इन ब्रैकेट V2 माइनस V1। तो इसका निकाल रहे हम रेट। क्या निकाल रहे? रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt यानी कि m इन ब्रैकेट v2 माइनस v1 अपॉन लगने वाला पर टाइम t। तो न्यूटन ने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो f इक्वल्स टू dp by dt। अभी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम एक्सेलरेशन रहता ना, यहां से हमको फार्मूला मिलता फिर F इक्वल्स टू मास। तो सेकंड लॉ में हम जो चीज याद रखेंगे वो क्या रखेंगे? F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। अच्छा,
फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डायल। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायल। अच्छा, तो हमें इसका निकालते आना चाहिए अब डायमेंशन। क्या निकालते आना चाहिए? डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू मास बोले अपन ने, तो मास का केजी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन होगा m1 L1 t माइनस। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला है ये हो गया मदर फॉर्मूला। यहां से और कितने फॉर्मूले बनेंगे? 2 फॉर्मूले बनेंगे। नंबर 1, व्हेन मास इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज, जैसा कि ये जो मैंने आपको कंडीशन बताया, इसके अंदर मास चेंज हुआ क्या? नहीं, इसके अंदर क्या चेंज हो रहा? वेलोसिटी। तो जब मास कांस्टेंट है तो हम बोल रहे हैं F इक्वल्स टू डेरिवेटिव्स ऑफ p की जगह पे हमने लिखे mv, m बाहर आया तो dv by dt, dv by dt होता है एक्सेलरेशन। तो बेटा फोर्स का फार्मूला हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, दूसरा फार्मूला हम उसके अंदर पढ़ते हैं, व्हेन मास इज वेरिएबल। मास कैसा है? वेरिएबल है, मास चेंज हो रहा। तो मास जब वेरिएबल रहेगा तो फोर्स का फार्मूला होगा डेरिवेटिव ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहां पर बचा dm by dt, तो F का फार्मूला हुआ v dm by dt। अब तू बोलेगा सब ये कब करना ये वाला फार्मूला यूज? मास कैसा वेरिएबल होता? मास वेरिएबल कैसा होता? अब समझो मेरे पास एक गन है, गन पूरी लोडेड है ना, 4 किलो की गन है, 2 केजी उसके अंदर बुलेट से, और आप बुलेट फायर करें धड़ 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 धड़, तो जो 2 केजी के बुलेट्स भरे हुए थे, अब वो बुलेट हमने फायर करे तो मास क्या हो रहा? कम हो रहा, मास चेंज हो रहा। मास चेंज हो रहा तो कौन-सा फोर्स लगेगा? तो F इक्वल्स टू v dm by dt, ये वाला फोर्स लगेगा। बराबर है? तो ये फार्मूला कब यूज करना देख, तो कब यूज करना? फायरिंग ऑफ बुलेट में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद हम ये कब यूज करेंगे? रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन के प्रॉब्लम में भी हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि रॉकेट जब जमीन से हम भेज रहे तो उसके अंदर फ्यूल रहता, जैसा जैसा फ्यूल जलता वैसा वैसा रॉकेट ऊपर जा रहा। तो फ्यूल जल रहा मतलब उसका मास क्या हो रहा? कम हो रहा। उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट रहेगा, कन्वेयर बेल्ट ऐसा गोल गोल घूमता कांस्टेंट स्पीड से, और हर सेकंड में उसके ऊपर ऐसा मास आके गिरता। तो ये कन्वेयर बेल्ट के प्रॉब्लम में भी हम F इक्वल्स टू v dm by dt ये फार्मूला यूज करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। अब बात करेंगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोलता? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक कृतीची पराकृती ही सारखीच परंतु विरुद्ध दिशेला असते। मतलब अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो चीज भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी। जैसे कि समझो तुम यहाँ पर खड़े वाले हैं सरफेस के ऊपर, तुम्हारा मास m है, तो नीचे कितना वेट लग रहा? mg। तो सरफेस तुम्हारे ऊपर जो लगेगा हम उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 2 ब्लॉक रखे वाले हैं, ऐसे 2 डब्बे हैं, बॉडीज है। इसमें से तूने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, तो तूने तो बॉडी ए को फोर्स लगाया, बॉडी बी को फोर्स लगाया क्या? नहीं, हम ए को फोर्स लगाया। तो बॉडी ए किस पे फोर्स लगेगी? बी पे, और बी किस पे लगेगी? ए पे। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो सिंपल है थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, तो यहां पर हमने एक चीज मोमेंटम लिखे, तो चलो अब हम इस मोमेंटम को पूरा पढ़ के लेते। मोमेंटम क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या बोले? F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt। अच्छा, तो देखो मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता? मास इनटू
वेलोसिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ, तो p बार इक्वल्स टू m इनटू v बार। इसका SI यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकंड। SI यूनिट के बाद हम क्या बोलते हैं इसका, तो क्या होगा डायमेंशन m1 L1 t minus 1, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। आई बात समझ में? ठीक, अभी हम इसके आगे जाते और अब जो है हम हेडिंग पढ़ते कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ते? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मान लीजिए ये बॉडी है m1 उन्हें चल रही थी u1 से, दूसरा बॉडी है m2 उन्हें चल रहा था उससे भी u2 से। ये आपस में यहाँ पे क्या हो गए, टकराए, और कोलिजन के बाद जो m1 है वो चल रहा v1 से और जो m2 है उन्हें चल रहा v2 से। तो हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना, m1 u1 प्लस m2 u2, ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है। बाद में का मोमेंटम कितना, बाद में का m2 u2, सिस्टम का बाद में का मोमेंटम सॉरी m1 v1 प्लस m2, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यस। एक बार तुमको ऐसा क्वेश्चन आता, एक बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट पे थी, अचानक उड़ गई, उसके दो टुकड़े हो गए। तो एक टुकड़ा जाएगा राइट में, तो एक टुकड़ा जाएगा, क्यों? इनिशियल में कैसी थी, रेस्ट पे, इनिशियल मोमेंटम। अब कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े, p1 बार प्लस ये p1 इधर आएगा, माइनस p1 बार इक्वल टू p2 बार। सही है? तो अब ये माइनस प्लस ये साइन क्या शो कर रहा, एक टुकड़ा लेफ्ट में जा रहा, दूसरा टुकड़ा राइट में जा रहा। तो हम ऐसा करके उसका जो भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको याद रखना चाहिए, इसके हम अलग अलग केस पढ़ेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो चलो इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं पहला, और ये वाला ही लेते भी, एक्सप्लोजन ऑफ बॉडी। एक्सप्लोजन ऑफ बॉडी, तो मान लीजिए बॉडी है, वो बॉडी रेस्ट पे थी और अचानक उसमें क्या हुआ, ऐसा एक्सप्लोजन हुआ और उसके दो टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए, दो। तो बॉडी एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस, वो दो पीस के अंदर क्या हो गई, एक्सप्लोजन उसका हुआ। तो बेटा हम बोल रहे हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अरे इनिशियल में मोमेंटम कितना है, जीरो है। इनिशियल में मोमेंटम जीरो है और उसका फाइनल मोमेंटम हम जो है तो बनाएंगे। हेलो हेलो सर, मैं ये ऑनलाइन क्लास में बता रहा हूं। हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इसके कितने टुकड़े हो गए रे, दो टुकड़े हो गए, p1 बार प्लस p2 बार। सही है? तो हम बोलेंगे ये p1 बार इधर आया, माइनस p1 बार इक्वल टू p2 बार। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा, एक राइट में टुकड़ा जाएगा तो एक वाला लेफ्ट में जाएगा, अगर एक ऊपर गया तो एक वाला नीचे जाएगा। तो वो हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2। तो ये बॉडी ऑफ मास m थी, उसके दो टुकड़े हो गए, एक का मास m1, एक का मास, तो एक जगह लेफ्ट में तो एक जगह राइट में। आई बात समझ में? मान लीजिए कि इसमें हम एक केस बनाते, सेकंड केस हम कुछ यू बनाते, बॉडी एक्सप्लोड इनटू थ्री पीसेस या फिर थ्री सेगमेंट्स। बॉडी का जो एक्सप्लोजन हुआ वो पड़ गई, तो उसके कितने टुकड़े बने, तीन टुकड़े बने। तो अब क्या मामला होगा देखो। तो इनिशियल में बॉडी रेस्ट पे थी, इनिशियल में बॉडी
रेस्ट पे थी, बॉडी का मास कुछ तो भी m है, तो रेस्ट पे मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना रहे 0। अब ये जब टूट गई तो टूटने के बाद इसके कितने टुकड़े हो गए 3। अच्छा, तो फाइनल मोमेंटम जो रहेगा, फाइनल मोमेंटम वो क्या रहेगा P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या बोलते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना 0, फाइनल मोमेंटम P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार, वो P3 बार को इधर बुला तो माइनस P3 बार इक्वल्स टू P1 बार प्लस P2 बार। अच्छा, तो ये जो 3 ब्लॉक है ना 1 2 3, तो इसमें का एक जाएगा इधर और ये जरा मान लीजिए इधर, और हमेशा हर क्वेश्चन में ये दो ब्लॉक है एक दूसरे को परपेंडिकुलर स्क्वायर को दिखने वाले। तो ये हो गया मेरे भाई P1 बार, ये हो गया P2 बार, दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, सभी में जाएगा। तो ये क्या हो गया P1 बार प्लस P2 बार। तो जो P3 है वो P1 P2 के एग्जैक्ट अपोजिट में है, तो क्या ये P3 इधर आएगा, तो तीसरा ब्लॉक का आ जाएगा ऐसा इधर जाएगा, तो माइनस P3 बार इक्वल्स टू P1 बार प्लस P2। अब हमें निकालना है उनका मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है, तो हम बोलेंगे P3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। तो P1 हम निकाल सकते, ये वाले टुकड़े का मास, ये वाले कंडीशन पे 17 जुलाई 2022 को क्वेश्चन आया, उसने के मास ऑफ द बॉडी आ रहे रेशियो कुछ भी 2:2:1, और बोला कि तीसरे का क्या निकालो वेलोसिटी निकालो, अगर दोनों का वेलोसिटी 10-10 है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन था। तो हमको दोनों का मास जनरली सेम देगा और इनका मोमेंटम भी सेम आएगा, जरूरी नहीं हर टाइम आएगा, जनरली बोल रहा हूं मैं, तो कुछ भी आने दो। हम इसका P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, फिर अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करके हमको मिल जाएगा इधर का, और P3 को हम क्या बोलेंगे तीसरे वाले का मास इनटू इसकी वेलोसिटी। हमको जो भी पूछता है अननोन मास पूछेगा या फिर अननोन वेलोसिटी पूछेगा, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये चलते चलते यहां पे एक्सप्लोजन हुआ। अब हो सकता तीसरे कंडीशन में जब तुम प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वो बोला एक बम है और बम को हमने फेंके ऐसा, है ना, ये बम को हमने ऐसा फेंके, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अपने पड़ गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा i, अलग एक्स एक्सिस है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा फिर m u cos थीटा i इज इक्वल टू, अब डिपेंड करेगा कितने इसमें टूट रही, तो मान लीजिए 2 में बढ़ गई, तो 2 में बढ़ गई मतलब P1 बार प्लस P2 बार। तो हमको एक के बारे में बोलेगा कि एक टुकड़ा वापस यहाँ पे आके गिर रहा, नहीं तो एक टुकड़ा जगह पे क्या हो जा रहा नीचे आके गिर रहा जमीन पे, मतलब स्टॉप हो जा रहा। तो इसका मोमेंटम अगर 0 हो गया तो फिर इसका कुछ भी निकालो, वेलोसिटी निकालो, जो भी है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने ये पहला एप्लीकेशन पढ़े जिसके अंदर बॉडी क्या हो गई फट गई, एक्सप्लोड हो गई। अच्छा, अब उसमें दूसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसकी क्या बात करेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अच्छा, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से एक गन है, मान लो ऐसी है बोल के, ठीक है, कुछ यू हमारे पास गन में, और ये गन में से तूने बंदूक गोली चलाया, ठीक है, तो बुलेट निकली ऐसी, ठीक। तो इनिशियल में जब तूने चलाया नहीं था तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, जब तूने चलाया तो फाइनल मोमेंटम कितना, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, सही है क्या, ठीक है। तो हमको मालूम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है बे 0, फाइनल मोमेंटम कितना है मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, गन को बुला लो इधर, तो मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्या ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा, अपोजिट डायरेक्शन। अगर गन पीछे जा रही तो बुलेट आगे जाए,
ये बात आप याद रखने की कि जब बंदूक से गोली चलेगी तो गोली आगे जाएगी तो गन किधर आती, पीछे आती। इस वास्ते अगर आप भविष्य में इंडियन आर्मी के अंदर गए, हमारे सैन्य प्रशिक्षण के अंदर सिखाया जाएगा जब भी तुम ऐसी गन चलाएंगे तो गन का रहना, कंधे को चिपके हुए रहना। अगर गन ऐसे सामने पकड़ के चलेगा तो गन का आएगी पीछे और तेरा कंधा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तर ते शेवडो टाइगर श्रॉफ हेलिकॉप्टर ला असं लटकतं ते आणि धडधड 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 ऐसा गोले चलाता। हो सकता क्या ऐसा? नहीं हो सकता। तो हम यहां पर बोल रहे फिर कि मास ऑफ ए गन मतलब क्या? मोमेंटम ऑफ गन मतलब मास ऑफ ए गन, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू हुआ मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ ए गन। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि वो गाड़ी पीछे है। तो जितना गन का मास ज्यादा रहेगा, जितना गन का मास उतना इसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो गन पीछे आने के चांसेस कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई जो गन है उसका वजन क्या रहता, बहुत ज्यादा रहता, 10-12 किलो 15 किलो की गन रहती होगी। हम एक बार गए थे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में, अपराध एग्जीबिशन लगता था पहले, अभी नहीं लगता। वहाँ पे ऐसे स्टॉल के ऊपर गन रखे हुए रहते थे, AK-47 ये हाथ में लेके देखे, यस उसका काफी वेट था, बराबर है। तुम्हारा को ऐसा देखा एग्जीबिशन कहाँ पर देखने को जाना, हाथ में गन विन लेके, लेकिन उसका फोटो निकालना क्या, फोटो निकालेगा फेसबुक पे डालेगा, लोग कुछ नहीं कहेंगे तेरे पास गन जाते है ना, फिर ऐसे रट्टे मिलेंगे, आगो मना करने का नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा, यश माइनस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ ए गन। तो जब हम क्या करेंगे, व्हेन गन इज अटैच्ड टू बॉडी, तो मैन का मास भी गन को ट्रांसफर हो जाएगा, और हम ऐसा फॉर्मूला लिख सकते माइनस मास ऑफ ए बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ ए गन प्लस मास ऑफ ए मैन। हम फॉर्मूला सिर्फ इस वास्ते लिखे व्हेन गन इज अटैच्ड टू ह्यूमन बॉडी, मास ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर टू गन, तो ये बहुत बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ गन कुछ भी रहेंगे कि फिर जीरो करीब होंगी। इस वास्ते जब हम गन अटैच करके मारेंगे तो हमको थोड़ा सा लोड हो जाएगा, है ना, ज्यादा तकलीफ होगी क्या, नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। चलो हम बढ़ते थोड़ा सा आगे, मोशन ऑफ बॉय, मोशन ऑफ बॉय कुछ भी बॉडी ऑन ए कार, ये कार्ट है, गाड़ा है, या फिर रेल है नीचे और उसके ऊपर गाड़ा रहता है, लाइक दिस दिख रहा ना गाड़ा, इसके ऊपर ये पोट्टा है अपना खड़े वाला, लड़का है एक बॉय है ना, और उन्हें अब चल रहा, अब उन्हें चल रहा तो क्या मामला होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इनिशियल में सिस्टम रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम ऑफ बॉय प्लस मोमेंटम ऑफ कार, सही है ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना, 0, फाइनल मोमेंटम कितना, PB प्लस PC, PC को बुलाओ इधर, माइनस PC इक्वल टू PB क्या रहेगा, माइनस साइन क्या शो कर रहा, माइनस साइन shows that they are in opposite direction, माइनस साइन shows that they are in opposite direction। एक अगर लेफ्ट को जा रहा, दूसरा किधर जा रहा, राइट में जा रहा, बराबर है। अब इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। अब ये बॉय अगर मान लीजिए राइट में जा रहा, बॉय किधर जा रहा, राइट में जा रहा, तो ये जो गाड़ा है ये गाड़ा किधर जाएगा, तो ये गाड़ा पीछे जाएगा, किधर जाएगा, आई बात समझ में, समझा क्या कृष्णा। हमने क्या बोले, मोमेंटम ऑफ बॉय मोमेंटम ऑफ कार, माइनस साइन का शो कर रहा, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बॉय का चल रहा गाड़े के ऊपर ऐसे चल रहा, लेकिन गाड़ा का जाएगा
पीछे जाएगा, ठीक है। यस, हम बोलेंगे अब ये जो कार पीछे जा रहा, तो ये कार चल रहा, उसके साथ बॉय भी पीछे जाएगा, बॉय भी कहाँ जाएगा, पीछे। तो हम बोलेंगे मास ऑफ ए बॉय प्लस मास ऑफ ए कार इनटू वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल टू मास ऑफ ए बॉय इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉय। बॉय कहाँ जा रहा, आगे जा रहा, चल रहा हूं मैं। अब कार कहाँ जा रहा, पीछे। तो गाड़ा पीछे जा रहा, तो गाड़ी के ऊपर वो लड़का भी है ना, तो पोटा भी कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। उसको लगेगा मैं आगे जा रहा, लेकिन मैं आगे जाते के साथ साथ पीछे भी जा रहा। अगर मान लीजिए बॉय का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, कितना है, और कार का स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, कितना है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा और एक से, तो इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी हुई फिर 1 मीटर पर सेकंड हुई। आई बात समझ में, ठीक है। तो जब हम मास मोमेंट मास लेंगे कार्ड का, तो कार्ड का मास देते वक्त हमने बॉय का भी मास देना चाहिए और कार्ड का भी मास देना चाहिए। मास ऑफ ए बॉय प्लस मास ऑफ ए कार्ड इनटू वेलोसिटी ऑफ कार्ड इक्वल टू mv इनटू vb। अच्छा, इसके अंदर हम चौथा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। क्या पढ़ते हैं हम, रॉकेट प्रोपल्शन। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रॉकेट है, दिख रहा है रॉकेट, यस। अब ये रॉकेट के अंदर हमने क्या भरे बंदे, फ्यूल भरे, क्या भरे, फ्यूल। और समजा कहा दिवाळीचा रॉकेट है ऐसा है ना, तो मातीत लावले आपण काय द्यायचा, इथे बत्ती असती ना, लावली, लगाए, तो ये जलेगा। ये जब जलेगा तो यहाँ का गैस बाहर निकल रहा, क्या निकल रहा बाहर, गैस। कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। जब v वेलोसिटी से निकलेगा तो हम जो फोर्स बोलते हैं वो फोर्स क्या बोलते हैं फिर, जब मास चेंज होता तो v dm by dt। तो जो गैस रॉकेट में से निकल रही बाहर, हर सेकंड में कुछ तो भी m गैस वहां पे कम हो रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या हुआ, dm by dt। तो उसके कारण जो ने फोर्स लगेंगे हम उसको बोल रहे हैं v dm by dt। तो नीचे फोर्स लगेंगे ऐसा एयर के ऊपर, तो एवरी रिएक्शन इज इक्विवेलेंट, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, और वो रिएक्शन फोर्स हम ऐसा ऊपर बताते, और रॉकेट पे ऊपर जो फोर्स लग रहा वो कितना लग रहा, v dm by dt लग रहा। कितना लग रहा, v dm by dt। नीचे जो लग रहा वो क्या रहेगा, रॉकेट का वेट mg। रॉकेट कहां जा रहा, ऊपर, विद एक्सेलरेशन a। तो मैं ऐसा खड़े वाला है, इधर से मुझे कोई तो भी 20 न्यूटन से खींच रहा है, इधर से कोई तो भी मुझे 10 न्यूटन से खींच रहा है, मैं किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। तो मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू बड़ा माइनस, तो मैं जिधर जा रहा हूं बड़ा रहेगा ना, तो फिर रॉकेट कहां जा रहा, ऊपर, तो v dm by dt क्या हो गया, बड़ा। और हम बोलते हैं बड़े वाले को सपोर्ट, बड़े वाले क्या बोलते हैं आप, तो हम बोलेंगे फिर मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू सपोर्ट माइनस अपोज। तो मा इक्वल्स टू v dm by dt माइनस mg। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा ग्रेविटी फ्री स्पेस। क्या मिलेगा, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में हम ये g का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा मा इक्वल्स टू v dm by dt। मा इक्वल्स टू v dm by, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कैसा चल रहा। मान लीजिए रॉकेट का मास था रंदे कुछ तभी 100 केजी, कितना था, और उसको अपने जमीन से भेजो कुछ तभी 2 मीटर पर सेकंड से निकला, कितने से निकला, तो उसका मोमेंटम कितना हुआ रे, 200, कितना हुआ। अब यहां पर जब उन्हें गया उसका मास कम होते 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 बच गया 20 केजी, कितना बचा, 20 केजी, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो 20 केजी इनटू वेलोसिटी इक्वल टू 200 जब हम करेंगे तो 20 का है 2 उसका वेलोसिटी कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले उसका वेलोसिटी कितना था, 2, अब कितना हुआ, 10। तो रॉकेट जब ऊपर जाता है उसका स्पीड बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बढ़ता, यस। तो रॉकेट जो ऊपर भेज रहे हम, वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। और मेरे भाई
हम उसको जो इक्वेशन यूज करने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो इक्वेशन ये है मास इक्वल्स टू v df by dt minus m। So this is all about conservation of momentum। हम जब आगे जाएंगे कोलिजन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ेंगे, वहां पर भी हमको एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आने वाला है। हम वहां पर और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट चर्चा होगी चेंज इन मोमेंटम के ऊपर। किसके ऊपर होगी? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा रंदे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होगा चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम के हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। तो पहला केस, मान लीजिए कि ये एक दीवार है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, उन्हें v स्पीड से गया, टकराया और टकरा के वापस v स्पीड से ही आया। तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो हो गया mv। क्या हो गया? अलग एक्स एक्सिस चल रहा, राइट में जा रहा, बोल के हम प्लस लेंगे, तो वो होगा mv i। मान लीजिए कि उन्हें टकरा के जब वापस आया तो सेम स्पीड v से जा रहा, तो लेफ्ट में जा रहा, मतलब हम क्या लेंगे? माइनस mv i। माइनस ले रहे क्योंकि लेफ्ट में जा रहा। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस mvi माइनस इनिशियल मोमेंटम में mvi माइनस mv माइनस mv माइनस 2mvi। तो ये हुआ हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। यदि हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा चेंज इन मोमेंटम का? 2mv। क्या होगा? 2mv। तो सेम स्पीड से गया और आया तो 2mv। तू बोलेगा सर अगर अलग अलग स्पीड से गया तो? v1 से गया, v2 से आया, तो माइनस mv1 माइनस mv2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो फिर 2mv नहीं हो जाएगा। फिर 2 क्यों जा रहा है? क्योंकि दोनों का स्पीड कैसा है? सेम है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? फिर उसको ऐड करेंगे। अच्छा, तो ये होगा मेरे भाई पहला केस। दूसरा केस देखो, ये दीवार है, ये बॉल है m, आया, टकराकर चला गया। इसने दीवार के साथ मेरे भाई थीटा एंगल बनाया, v स्पीड से आया, v स्पीड से गया। तो हमसे कहा गएगा कि चेंज इन मोमेंटम निकालो। उसने दीवार के साथ एंगल बनाया, थीटा, कितना बनाया? अच्छा, तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ रहा क्या? नहीं। अलॉन्ग वाई एक्सिस पे आ रहा क्या? हमारा मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सारा बीच में जा रहा। तो इस तस्वीर को हम करेंगे रिजॉल्व। क्या करेंगे? और जब हम रिजॉल्व करते अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग ये एंगल थीटा, तो ये भी बेबी को बेस को संदे थीटा को, तो ये हो गया v cos थीटा, तो ये होगा v sin थीटा। हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये बनेगा v cos थीटा, तो ये बनेगा v sin थीटा। अब देखो कौन जाके वापस आ रहा? v sin थीटा जा रहा, v sin थीटा आ रहा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फिर? माइनस 2mv sin थीटा i, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2mv sin थीटा। जैसा यहां पर v से गया, v से आया, तो माइनस 2mv i बोला तो नहीं है, तो कितने से जा रहा वहां पे? v sin थीटा से। आ रहा कितने से? v sin थीटा से। तो चेंज इन मोमेंटम माइनस 2mv sin थीटा। चलो अब हम बात करेंगे तीसरे केस की। बॉडी आई टकरा के चले गई, v स्पीड से आया, v स्पीड से गया। जितने स्पीड से आता उतने स्पीड से जाता। इस कोलिजन को हम क्या कोलिजन बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन में जब हमको इलास्टिकली आया तो समझ जाने का, जितने स्पीड से आ रहा उतने से जा रहा। अब जो एंगल बनाया वो बनाया नॉर्मल के साथ। इसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो इस v को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये भी, तो ये हो जाएगा v cos थीटा।
ये हो जाएगा v sin थीटा। अब हम इसको रिजॉल्व करो तो ये थीटा बनेगा बेटा, तो ये हुआ v cos थीटा, ये बनेगा v sin थीटा। कौन जा रहा कौन आ रहा, v cos थीटा जा रहा वापस आ रहा, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू -2mv cos थीटा i। यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो 2mv cos थीटा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतने 3 केसेस एटलीस्ट हम ये फॉर्मूले याद रखेंगे, चेंज इन मोमेंटम। चलो बढ़ते आगे, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इंपल्स। इंपल्स को हम जे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, तो J इक्वल्स टू EF dt। तो बोलेगा सर इंपल्स का मतलब क्या है? कि व्हेन वेरी लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इट इज कॉल्ड इंपल्स। हम उसको बोलेंगे इंपल्स बोलेंगे। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी मतलब J बार इक्वल्स टू F बार डॉट dt। बोल ऐसा यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन सेकंड। क्या बनेगा? न्यूटन सेकंड। तो डायमेंशन बना देगा, डायमेंशन ऑफ इंपल्स क्या हो जाएगा फिर? न्यूटन फोर्स का क्या है? m1 l1 t माइनस 2a फोर्स इनटू सेकंड का t1। तो ये होगा m1 l1 t माइनस, सही है? अच्छा, अब ये फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और लिखते हैं, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अरे फोर्स को हम क्या लिखते भाई? dp बाय dt इनटू dt। तो इंपल्स इक्वल टू क्या मिला? dp मिला, dp क्या है? dp का पादुकोण है क्या? नहीं, dp बोले तो चेंज इन मोमेंटम। तो साला इंपल्स के 2 फार्मूले हो गए। क्या होगा फिर? इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम which is also equal to change in momentum. Impulse equal to force into time is also equal to change in momentum. तो अभी अपन ने ये जो 3 फॉर्मूले बनाए, तो क्या ये तीनों फॉर्मूले इंपल्स के हो गए? अरे हुए क्या नहीं हुए? तो इंपल्स मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम। तो तुमको क्वेश्चन आएगा, एक बॉल है 20 ग्राम का, कुछ तभी 10 मीटर पर सेकंड से गया, 10 मीटर पर सेकंड से आया। तो दीवार को जो उसने कांटेक्ट में रहा कुछ तभी 0.01 सेकंड रहा, ठीक है? और बोलेगा ये बॉल ने दीवार के ऊपर कितना फोर्स लगाया निकालो। तो तू क्या बोलेगा? बॉल गया आया, गया आया मतलब चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला 2mv। तुझे बॉडी का मास दिया, उसकी वेलोसिटी दिया, तो क्या तेरे पास चेंज इन मोमेंटम आया? चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है? इंपल्स है। तो तू बोलेगा यहाँ का वैल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू को टाइम भी दिया, तो क्या तू फोर्स निकाल सकता? जी हाँ, निकाल सकता। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो अब जब हम क्रिकेट खेलते, तो क्रिकेट खेलते वक्त जब क्रिकेट का प्लेयर कैच ले रहा बॉल को, फिर विकेट कीपर, हम टीवी में देख रहे हैं, तो जब भी समझो फिलहाल में ऋषभ पंत है, पहले धोनी था, तो बॉल पकड़ रहा तो उन्हें ऐसे पकड़ता क्या? नहीं, कैसा करता? ओ नो, ऐसा फेंकता हुआ तुम्हें, ओ और ऐसा फेंकता। तो पीछे क्यों ले रहा ऐसा? है ना? अगर बॉल को जगह पे रोका उसने, तो बॉल आ रहा था कुछ स्पीड से, उसके पास मोमेंटम है, बॉल रुक गया मतलब मोमेंटम कितना हुआ? तो चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू है। अच्छा, अब मैं हेड पकड़ूंगा, उसकी 0 स्पीड जगह पे कर दूंगा, तो टाइम बहुत कम लग रहा। अगर मैं यहां पकड़ के उसको यहां पे स्टॉप कर रहा, तो टाइम क्या हुआ? ज्यादा। जब ये टाइम बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो हमारे हाथ को मार लगेगा क्या? चाहे तो तुम ये प्रैक्टिकल घर पे जाके आज कर सकते हैं। बॉल पकड़ने का एक बार कैच ऐसा पकड़ो और एक बार पीछे हाथ लेके पकड़ो। जब हमारे हाथ पीछे जाएंगे तो हमारे हाथ पे मार कम लगेगा, ठीक है? तो मेरे भाई ये हमारा इंपल्स है।
अबे तुम्हारे को मान लीजिए इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इम्पल्स में फोर्स वर्सेस टाइम का तुम्हारे को ग्राफ देगा। क्या देगा? ग्राफ। तो जब फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया, फोर्स वर्सेस टाइम, तो उसका हम निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे? तो ऊपर का एरिया अपन लेते पॉजिटिव, नीचे का एरिया अपन लेते नेगेटिव। तो यहां पर हम बोलेंगे एरिया अंडर एफ टी ग्राफ gives impulse. Area under FT graph gives impulse. तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके पूरे प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने फर्स्ट लॉ पढ़े, सेकंड लॉ पढ़े, थर्ड लॉ पढ़े, उसमें से मोमेंटम पढ़े, मोमेंटम के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद चेंज इन मोमेंटम। अब हमारी चर्चा होगी मोशन इन लिफ्ट। इस बात होगी लिफ्ट की। तो मोशन इन ए लिफ्ट, लिफ्ट के बारे में क्या ख्याल है? तो मान लीजिए कि ये एक लिफ्ट का सरफेस है। किसका सरफेस है? लिफ्ट का। और यहां पर हमने एक ऐसा आदमी रखे, तो इसका वेट किधर लगेगा? नीचे। और इसके ऊपर लिफ्ट जो एग्जर्ट करेंगे उसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो पहला केस, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज उसका एक्सेलरेशन कितना? 0। तो जैसा हम यहां पर खड़े हुए हैं ऐसा सेम फील करेंगे लिफ्ट के अंदर भी। लिफ्ट रेस्ट पे है तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। नेट फोर्स 0 का मतलब अगर कोई मेरे ऊपर इधर 10 न्यूटन लगा रहा तो इधर भी कितना लग रहा? 10 10 कैंसिल, तो नेट कितना लगा? 0। नेट कितना लगा? 0। तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ऊपर जाने वाला इक्वल टू नीचे जाने वाला। तो हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg, यानी इक्वल टू mg। उसमें दूसरा केस हम बनाएंगे, व्हेन लिफ्ट मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a, लिफ्ट कहां जा रही? ऊपर जा रही, ऊपर। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती मेरे भाई, ये लिफ्ट का मास m है। बोलो नीचे क्या लग रहा? mg। ऊपर क्या लग रहा? नॉर्मल रिएक्शन। लिफ्ट का जा रही ऊपर, हम क्या बोलेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब ये नेट फोर्स हुआ। इधर से 20 लग रहा है, इधर से 10 लग रहा है, मैं इधर जा रहा, तो इधर मेरा एक्सेलरेशन हुआ। तो मेरा मास इनटू मेरा एक्सेलरेशन इक्वल टू मेरे ऊपर लगना नेट फोर्स। इधर लग रहा 20, इधर लग रहा, तो नेट फोर्स तुम क्या बोलते हैं? 20 में 10 को मतलब बड़े में छोटा माइनस करते हैं। तो यस, हम बोलेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस। तो हम यहाँ पे नया रामबान उपाय हम बोलते मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू सपोर्ट माइनस अपोज। तो सपोर्ट में कौन है? m। तो चल बोल फिर n इक्वल टू क्या होगा? माइनस mg किधर बोला? तो मा प्लस mg, यहां से तूने m कॉमन लिया तो तुझे मिला g प्लस a। क्या मिला? तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही, तो जैसा हम जाके खड़े रह गए लिफ्ट में, खड़े रहने का मतलब बटन दबाते, तो तेरी वेलोसिटी कितनी है? 0। बटन दबाए तो लिफ्ट ऊपर चल रही, मान लीजिए उस तभी 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो भी है, तो उसके बाद वेलोसिटी आए तक एक्सेलरेशन है ना। तो जैसा बटन दबाएंगे हमको ऐसा जड़ फील होगा, ये फील होगा, थोड़ा सा हेवी फील करेंगे हम। क्यों फील कर रहे हैं हेवी? क्योंकि हमारा वेट बढ़ रहा, m g प्लस a हो रहा। ठीक है, अब लिफ्ट जैसा वहां से निकल गई, अब कांस्टेंट स्पीड से चलती। लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रही मतलब उसका वेलोसिटी, तो ये वाले कंडीशन में तू फील करेगा तो नॉर्मल जैसा है फ्री फील कर रहा, ऊपर भी वही फील करेगा। अब तुझे जाना है कुछ तभी चौथे फ्लोर पे, तो जैसा तीसरा फ्लोर हो गया तो लिफ्ट को मालूम चौथे पे रुकना है, तो लिफ्ट ब्रेक मारेगी, लिफ्ट क्या मारेगी? लेकिन लिफ्ट का जा रही
ऊपर क्या मार रही, ब्रेक। तो तीसरा कंडीशन हम वो पढ़ेंगे, व्हेन लिफ्ट मूविंग अप विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, विथ, क्योंकि हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे ना, क्योंकि हमने क्या मारे, ब्रेक मारे, रिटार्डेशन हो रहा हो, फिर तो हम यहां पर इक्वेशन बोलेंगे n इन ब्रैकेट m g माइनस a प्लस a की जगह मैंने क्या लिखे यश, माइनस लिखे, क्योंकि क्या है, रिटार्डेशन है। चौथा केस, व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, लिफ्ट नीचे आई कितना एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो बोलो फिर अब क्या बनेगा केस, उसका मास m है, नीचे क्या लग रहा, वेट mg, ऊपर क्या लग रहा, थर्मल रिएक्शन n, लिफ्ट नीचे जा रही कितने से, a से, हम क्या बनेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू सपोर्ट माइनस mg माइनस n, क्या वो n को बोला इधर, तो n इक्वल टू mg माइनस क्या हुआ, मा, तो यहां से m2 ने कॉमन लिया तो क्या बचा रे, g माइनस a। तो लिफ्ट ऊपर जा रही तो क्या रहेगा सागर, mg प्लस a, लिफ्ट नीचे आ रही तो क्या रहेगा, m इन ब्रैकेट g माइनस a। अब सेम केस, तू कुछ तो भी 10वें फ्लोर से निकला, तुझे चौथे पे रुकना है, तो चौथा फ्लोर में से के बाद ब्रेक मारेगी नहीं मारेगी, लिफ्ट मारेगी, तो हम बोलेंगे व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन, विथ, जब लिफ्ट रिटार्डेशन करेगी, ब्रेक मारेगी, तो हम एक्सेलरेशन निगेटिव लेंगे, तो नीचे जाने के लिए फार्मूला क्या हमारे पास, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला बना मैंने भाई n इन ब्रैकेट m g प्लस a। सही है, ठीक है। लिफ्ट ऊपर जा रही तो g प्लस, लिफ्ट ऊपर जा रही मात्र ब्रेक मारी, g माइनस, लिफ्ट नीचे जा रही g माइनस है, नीचे आ रही ब्रेक मारी तो g प्लस। अब खाली ऊपर जाते वक्त g प्लस है, नीचे आते वक्त g माइनस है, ये याद रखना, तो ब्रेक वाला ऑटोमेटिक याद रहता। अब तू बोलेगा सर ये कैसे याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके वास्ते फार्मूला कैसा बना, हमको ये बनाते आना नहीं, तो सिंपल था, एक उदाहरण ले लेते हम। क्या मान लीजिए हम एक बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं और अपन ऊपर से बकेट में कुछ एक पत्थर डाले और उसको खींच रहे, तो बकेट को खींचना आसान है कि छोड़ना आसान है, छोड़ने में कम लोड लगेगा, खींचने में तो ऊपर जाते वक्त g प्लस है, नीचे आते वक्त g माइनस है। तो ये जो हमने बनाया नॉर्मल रिएक्शन, क्या बनाए, ये नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ हमारा वेट के लिए फार्मूले काम कर रहे हैं, ये नहीं। तो हमारी लिफ्ट जिस रोप से लटकी वाली है, और रोप के अंदर क्या है, टेंशन, क्या है, तो वो टेंशन के लिए भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। ऊपर जाते वक्त m g प्लस है, नीचे आते वक्त m g माइनस a। तो कोई भी लिफ्ट जो ऊपर जाती तो उसके अंदर लिखे वाला है क्या, 800 kg, 720 kg, 460 kg, ऐसे कुछ तो लिखा आहे, 8 ते 10 लोक याच्यामध्ये जाऊ शकतात। पण तिथं जर लिहिलं 10 ते 12 लोक आहेत तर आगाऊपणा करायचा का, नाही। जर तुम्ही आगाऊपणा केला, जास्त बसले तर तो रोप काय होणार, तुटणार। पण त्या कंपन्यांना पण माहित असतं आपले भारतात लोक आगाऊ आहे म्हणून, जर समजा त्याची कॅपॅसिटी 1000 kg असती ते मुद्दाम 800 kg तीच असते, 2-3 जर एक्स्ट्रा आले तरी ऍडजस्ट झाले पाहिजे, ती रोप तुटता कामा। भाई बात समझ में, ये हमारा क्या है, मोशन इन अ लिफ्ट, या फिर कोई भी चीज जो कावरी नीचे से ऊपर है, ठीक है। सो विद दिस वी स्टॉप हियर, लॉज ऑफ मोशन के यही चर्चा हमारी नेक्स्ट लेक्चर में जारी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।